ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, वो केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आगे क्लास 12th में DNF ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों ने शुरू किया था। उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था थोड़ा सा, और आज उसी को कंटिन्यू करते। तो एक लेक्चर हो चुका है, तो आज फिर हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 2, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 2। और पीछे का थोड़ा सा बस 2 मिनट रिकॉल कर लें कि पहले तो हम लोगों ने किया था कि DNF ब्लॉक की डेफिनेशन कैसे बनाई थी। अगर ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कुछ रिकॉल करिए हाउ वी डिफाइन ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, अगर वो डी ब्लॉक में जाएगा तो डी ब्लॉक है, एस में जाएगा तो एस ब्लॉक है। देखिए अपने शब्दों पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा अगर डी ब्लॉक में जाएगा, अरे ब्लॉक ही तो डिफाइन ही करना है। डी ब्लॉक में जाएगा डी सबसेल में जाएगा, है कि नहीं। हाँ, ये हो गया। और देखिए, मतलब हमको ज़रूरत है उसकी, जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही उसका ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे पास 4 सबसेल हैं, S P D F। तो जैसे अगर S में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम में जाता है 3S1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 11th इलेक्ट्रॉन सोडियम का S में गया तो S ब्लॉक एलिमेंट हो गया। फिर क्लोरीन की बात करें तो 3S2 3p5 जाता है, 3p5। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, P में गया, तो इट बिकेम अ P ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह से D में आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था। बिना देखे कॉन्फ़िगरेशन बताना है। पहली बात तो इन द वैलेंस शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देर आर 2 शेल्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको कहते हैं पहले ये बताइए। जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड इज यूज फॉर मेटल्स, ओनली फॉर मेटल्स। जब मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। भाई अभी एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, है कि नहीं, तो उनको खाली हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अभी तो हमारे पास एटम है ना, और तो कुछ है नहीं, खाली एटम है, एटम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विच इलेक्ट्रॉन द शेल फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस शेल से जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उस शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। मतलब द शेल विच डिसाइड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड वैलेंस शेल। तो अब फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल है उसमें 2 शेल्स हैं। अगर S और P ब्लॉक की बात करें तो एक ही होता है। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है वो एक ही होता है, दैट इज आउटरमोस्ट शेल। S ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल रहेगा और P ब्लॉक एलिमेंट में आउटरमोस्ट शेल रहेगा, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं। लेकिन D ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 शेल का इन्वॉल्वमेंट है। तो 2 शेल क्यों? क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 शेल से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ कहाँ से करते हैं? तो एक NS से करते हैं, N का मतलब लास्ट हो गया, उसी को अल्टीमेट शेल कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम। और बहुत अच्छा, ठीक है। और आउटरमोस्ट के S से करते हैं, मतलब NS से करते हैं। अच्छा, NS में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये कल हम लोगों ने बात किया था जब डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट शेल का कॉन्फ़िगरेशन जाता है NS1 NS2। NS1 कब जाएगा, NS2 कब जाएगा। जैसे D में हमने इलेक्ट्रॉन डाला, D के पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जैसे हाँ 4s में डाला पहले हमने 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। पहले 3 में जाना चाहिए कि पहले 4 में जाना चाहिए? पहले 4 में जाना चाहिए। पहले 4 में जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा 3 में। अरे पहले 4 में जाना चाहिए नहीं, हाँ, ज़्यादा 3 में ना, हैं 4 में जाना, 4 मतलब पहले बाहर भरेंगे तब अंदर भरेंगे। इलेक्ट्रॉन अबाउ ने क्या कहा था, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं? पहले तो 4s बनाएगा, फिर 3D बनाएगा।
हाँ, ये तो मतलब आप रटा रटाया बोल रहे हैं। हम क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड शेल में जाना चाहिए कि पहले फोर्थ शेल में जाना चाहिए। देख के मतलब एक तो रूल होता है। अरे जो रूल अबाउस प्रिंसिपल का है। हाँ, तो 4s में पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी n+n एनर्जी रूल कम है। किसकी? 4s की। और अगर हम, ये तो आपने सही बात बता दी। अच्छा चलिए, इसी तरीके से नहीं, ये तो मतलब जैसे कल इसकी बात हम लोग कर चुके थे, है ना, हम इकरा की वजह से उसको रिपीट कर रहे हैं। इकरा की वजह से नहीं, देखिए नॉर्मली तो यही होता है ना, अगर हम ये s हटा दें और तब बोलें आपसे कि पहले थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे पहले फोर्थ ऑर्बिट पे डालेंगे, अब आ गया आंसर, थर्ड में डालेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि पहले 4s में क्यों जाता है फिर 3d में जाता है, तब उसका आंसर आप बोलेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ n+l रूल। n+l रूल क्या होता है? जिस ऑर्बिटल का n+l सबसे कम है, दैट विल हैविंग लोअर एनर्जी एंड इज फिल्ड अप फर्स्ट। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले डाला जाए, तो हम n+l रूल से करते हैं। तो 4s का n+l कितना आएगा? 4 आ जाएगा, s0 हो गया। यहाँ पे 3d में कितना आएगा? 5 आएगा। तो पहले हम इस पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अब फिर दूसरी बात देखिए जरा, अब हमने क्या किया, d में इलेक्ट्रॉन डाला और d में सपोजिंग हमने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ रहा है 4s2 3d4, 4s2 3d4, तो देखिए अगर d में हम d5 कर दें तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। d4 को अगर हम d5 कर दें इट विल बिकम मोर स्टेबल। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर d4 आएगा या d9 आएगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम d में डाल देते हैं। तो जब d में डालेंगे तो अब s में कितना हो गया? 1 हो गया, और फिर n-1 d या 5 होगा और या 10 हो जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कब ns1 होता है कब ns2 होता है। ns1 के लिए खाली यही कंडीशन है, अगर n-1 d में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर ns1 होगा, तब ns1 होगा, अदरवाइज सब में ns2 रहेगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है, ns2 रहेगा। और उसके बाद अंदर की जो पेनल्टीमेट शेल है, ये करा कॉपी में लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसको दो पार्ट में लिखिए, पहले लिखिए अल्टीमेट शेल, नंबर 1 अल्टीमेट शेल, पूरे कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट पे लिखिए। नंबर 1 राइट अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ns1 और ns2, ns1 और ns2। फिर अगले स्टेप पे लिखिए नंबर 2 पेनल्टीमेट शेल, अंदर वाली शेल का कॉन्फ़िगरेशन, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखिए n-1 s2, s में कंप्लीट है, n-1 s कंप्लीट है। फिर लिखिए कॉमा n-1 p6, p भी कंप्लीट है, n-1 p6। अब जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे डाले जाएंगे, n-1 d 1 2 10, n-1 लिखिए n-1 d 1 2 10, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे डाले जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना डी ब्लॉक एलिमेंट का। फिर सेकेंड पॉइंट कॉपी में लिखिए, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर 2 हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नंबर 2 करिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब जरा देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कितने ग्रुप हैं डी ब्लॉक में, टोटल जो है, हाँ
टोटल जो है देखिए, जैसे 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको मैन्युअली काउंट करेंगे तो कितने ग्रुप आएंगे? ये 10 ग्रुप आएंगे। भाई टोटल 18 ग्रुप हैं, जिसमें से 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। कौन कौन से? ग्रुप 1, ग्रुप 2। उसके बाद फिर पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? 13 से शुरू होता है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पूरा हमारा पी ब्लॉक है। और एस और पी के बीच में डी ब्लॉक रहता है, ठीक है। और 3rd से लेकर के 12 तक ये टोटल 10 ग्रुप्स हैं। 10 ग्रुप्स हैं और डी ब्लॉक किस पीरियड से शुरू होता है? तो ये 4th पीरियड से शुरू होता है। यहां से शुरू हो रहा है देखिए 4th पीरियड से। तो 4, 5, 6, 7 मतलब 4 पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 4, 5, 6, 7। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया, 4 सीरीज में डिवाइड किया। ये जो 4th पीरियड का जो एलिमेंट होगा वो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो देखिए ऐसे जाता है, 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। यहां पे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 5s, 4d आएगा। फिर यहां पे करेंगे तो ये 5d आएगा और ये 6d हो जाएगा। इसलिए इन एलिमेंट को जो 4th जो पहला रो है ये, इसको हम 3d सीरीज भी कहते हैं। कितनी ट्रांजिशन सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 में। फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है? 3d सीरीज। सेकेंड सीरीज विल बी कॉल्ड 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। ये 4 क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक सीरीज को हम लोगों ने डिवाइड किया, लेकिन क्योंकि जो चौथी वाली है 6d है, ये अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब एलिमेंट्स तो हैं सारे, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता है अभी पूरी। तो इसलिए इसको हम स्टडी नहीं करते, तो हमारे कोर्स में भी नहीं है, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। तो हम लोग जो रेफरेंस लेंगे केवल इसका 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज। 6d का रेफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हमने देखी कैसे डिवाइड कर दिया इसको। ये आ गया फर्स्ट सीरीज। अब हेडिंग करिए, हेडिंग करिए, या एक लाइन ये पहले नोट करिए, लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 हॉरिजॉन्टल रोज, इनटू 4 हॉरिजॉन्टल रोज। रोज में पीरियड्स होते हैं ना, 4 हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज और सीरीज, रोज और सीरीज कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज, कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, each having 10 elements, each having 10 elements, having 10 elements। तो देखिए क्वेश्चन और बन गया कि जो ट्रांजिशन सीरीज 4 सीरीज हैं, हर सीरीज में कितने कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट्स ईच, 10 एलिमेंट्स ईच, सब में 10-10 एलिमेंट हैं। तो अब देखिए जरा, 4 सीरीज है और 10-10 एलिमेंट हैं, तो टोटल 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट हो जाएंगे। भाई 4 सीरीज हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल और 10 ग्रुप हैं 3 से लेकर के 12 तक, तो मिला के टोटल 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कितने एलिमेंट हैं? 40 एलिमेंट से 40 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने 4 सीरीज में डिवाइड किया, तो नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, नंबर 1 हेडिंग करिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3d सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3d सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3d सीरीज, 3d series, then write the sentence, this series corresponds to, this series corresponds to the filling of
This series corresponds to the filling of 3d orbitals, इसलिए 3d कहते हैं, 3d orbitals, filling of 3d orbitals and includes 10 elements of the fourth period. 10 elements of the fourth period with atomic number 21 SC को क्या कहते हैं? स्कैंडियम, 230 जिंक। अब ये 2 रो अपनी कॉपी में छोड़ दीजिए और घर पे कुछ नहीं बेटा, ग्रुप से इस शीट से ये एलिमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने हाथ से लिखेंगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, है ना। 2 रो छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग। पहले रो में एलिमेंट लिखा विद एटॉमिक नंबर, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक। ऐसे लिखते लिखते और फिर ये हम लोगों ने क्या किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो ये 2 रो कॉपी में छोड़ दीजिए, घर पे शीट से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए 4s1 3d, 4s2 3d1, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, देखिए। फिर 3d2 हुआ, 3d3 हुआ, यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या था, जब भी 3d4 होगा या 3d9 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के हम डी में डालेंगे। इसीलिए देखिए इन दोनों को मैंने बोल्ड किया है। बोल्ड इसलिए क्या, यहीं पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास 11th में या नीट जेई के एग्जामिनेशन में, है ना। 12th में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन मान के चलते आपको आता है है कि नहीं, कि हाँ यार बहुत सारी चीजें हैं। कोई गैस आइडियल होती ही नहीं है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी क्यों पढ़ते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। नो गैस इज आइडियल, ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। तो फिर क्यों आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं? नहीं, अब इसका आंसर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब अब नहीं दे पाएंगे, बस खाली ये कहा जाता है दिस इज द वर्ड। इस दुनिया में ऐसे ही होता है ना, इसी को दुनिया कहा जाता है। हियर इन दिस वर्ड समटाइम्स यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड समटाइम्स यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट। ठीक है, इसी को दुनिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़, इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं भाई। जैसे हमारे लिए तो ये है कि केमिस्ट्री हमारा प्रोफेशन हो गया, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल था ये केमिस्ट्री पढ़ना। लेकिन अब कोई बैंक में पहुंच गया, कोई हाई कोर्ट जज बन गया भाई, उसने 12th में साइंस लिया। एक लड़की, उसका नाम नहीं याद आ रहा, GHS की थी, कुछ प्रकाश करके लड़की थी, मतलब उसकी बड़ी बहन 12th में पहले पढ़ती थी। यहाँ पे 2 मिनट की कहानी सुन लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगी। तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में FB में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो अभी इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। तो उसकी बड़ी बहन जो है 12th में, सब मॉर्निंग बैच चलता था 12th का, एक बिफोर स्कूल, यहाँ से पढ़ के तब बच्चे स्कूल जाते थे। तो हाँ, वो 6:45 से 7:45 चलता था। हाँ, तो 7:50 पे बच्चे स्कूल पहुँच जाते थे वो, और बड़ा एकदम 5:30 बजे बच्चे नहा धो के रेडी होके यहाँ हाँ आते थे और पढ़ते थे। वो बैच फुल रहता था, वो उसे मना करना पड़ता था क्योंकि टाइम सेविंग होता था ना, वो कि टाइम सेव हो जाता था। सुबह सुबह हो गया, इसी बहाने जल्दी उठ जाएंगे। तो वो अच्छा, उसकी छोटी सिस्टर वो 8th में थी, तो अच्छा दोनों एक ही स्कूटी से जाना था, तो अलग अलग कैसे करते थे। वो बेचारी साथ में आती थी, तो यहाँ पीछे बैठ करके होमवर्क करती थी,
या सोती थी हेड डाउन करके और क्लास करके फिर चली जाती थी। साल भर ये सिलसिला चला क्योंकि डेली स्कूल जाने जाना था। फिर वो बड़ी हुई, फिर वो 11th में आई, 8th 9th 10th 11th, तो फिर 11th पे हमारी क्लास में आई, फिर 11th पढ़ा उसने, 12th पढ़ा उसने, फिर 12th के बाद उसने लॉ ज्वाइन किया, LLB ज्वाइन किया, LLB यूनिवर्सिटी से किया, LLB में टॉप किया उसने। अभी रुक जाइए, अभी आपको इंस्पायरिंग मिलेगा। LLB में उसने टॉप किया। हर्षिता प्रकाश, नहीं हर्षिता बड़ी बहन का नाम था, छोटी बहन का नाम नहीं याद आ रहा, अभी हो सकता आएगा अभी। तो उसने LLB में यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके बाद LLB के बाद क्या होता है? LLB के बाद LLM होता है। LLB की मास्टर डिग्री को LLM कहा जाता है। LLM का मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉज। LLB को बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉज, LLB बैचलर ऑफ लॉज कहते हैं। और उसके बाद मास्टर डिग्री होती है, LLM कहते हैं उसको, है ना, मास्टर ऑफ लॉज कहते हैं। उसमें भी गोल्ड मेडल लिया उसने यूनिवर्सिटी में। और LLM के बाद जुडिशरी के एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं, जिससे लोग जज बनते हैं, उसको बोलते हैं PCSJ, उसको बोलते हैं PCSJ। अभी आई थिंक 2012 के आसपास या 13-14 में उसने 12th किया था, और अभी लास्ट ईयर उसने PCSJ क्वालिफाई कर लिया। नाउ शी इज अ जज। नहीं इतने साल क्या, कितने साल हो गए? अगर मान लिया 12 से भी करते हैं, 2012, यस। अच्छा, 5 साल LLB में और 2 साल 3 साल LLM में, 8 साल तो यही हो गया। हाँ, 2012 में 12th पास किया। तो जैसे आज से मतलब 10 साल लगा उसको, 11 साल लगा। 11 साल के बाद 11 साल कैसे बीतेगा नहीं पता लगेगा। तो फिर उनका कितनी नौकरी बचेगी? 30 साल की बचेगी। है क्या चीज? 30 साल की तो नौकरी बचेगी। 30 साल की नौकरी तो बचेगी। हम क्या कह रहे हैं, या तो ये 12 होगा, मतलब कोई साल उसका गैप नहीं हुआ है। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आधी जिंदगी उन्होंने तो पढ़ाई में ही निकाल दी, बची आधी जिंदगी वो ड्यूटी में निकाल देंगे। किया क्या? अच्छा, आपके हिसाब से क्या करते कि लगे कि हाँ किया उसने? बहुत होता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं, स्टोरी नहीं, दिमाग में ये बात आनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग, आपको मतलब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसने क्या अचीव किया। LLB पहली बात तो 7 इयर्स उसने लॉ की पढ़ाई की और जिसमें गोल्ड मेडल लिया उसने, ये कम बड़ी बात है। गोल्ड मेडल लेना यूनिवर्सिटी में जहाँ पर हजारों बच्चे होते हैं, और दोनों साल उसने गोल्ड मेडल लिया, पहली बात तो ये। और उसके बाद LLM के जस्ट बाद ही उसने PCSJ क्वालिफाई किया। तो ये हो सकता है कि ये 14 रहा होगा, फिर हम कंफ्यूज कर रहे हैं। 12 तो नहीं तो 9 इयर्स अब कहाँ उसका गया, फिर 1-2 साल PCSJ की तैयारी में लगा। उसकी भी पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है। अब इसके बाद अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी आप यूनिवर्सिटी रोड चले जाइए शाम को। कब? नहीं, उसके लिए LLB होना चाहिए। तो फिर वही तो मैं बोला कि उनको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी। LLM इज़ अ फुल टाइम जॉब। LLM अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, जैसे हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, LLM में 5 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, 5 कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हालत ख़राब रहती है, इंडियन ही सबसे बड़ा है, बाकी सब तो 5 कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि LLM में मैंने भी एडमिशन लिया था। आई ऑल्सो टुक एडमिशन इन LLM। आई हैव डन LLB तो कर ही चुके हैं, तो LLM में एडमिशन लिया था, लेकिन उसी समय कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था। यहाँ से पैसा मिलना शुरू हो गया था, तो पैसा बड़ी है ना। तो अब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी की क्लास होती थी और सुबह कोचिंग की क्लास होती थी, तो फिर कोचिंग जीत गई। अब उसका आई कार्ड अभी देख लेते हैं कि एडमिशन ले चुके थे। और अच्छी सबसे बड़ी बात बनाने में यह लगता है कि उसको हमने अपने पैसे से किया था, पेरेंट के पैसे से नहीं किया था। ये हमको मतलब प्राउड लग रहा था कि अपने पैसे से एडमिशन और अपने पैसे से फीस जमा किया, वो पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो प्राउड फील होता है ना। अभी आप